Hello student, how are you? Welcome back to online classes by Sunrise School. I hope beta all of you are good. और आपके 8th क्लास में हमने जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो आपने अब तक जितना पढ़ाया है उतना रीड किया होगा अच्छे से, और उसमें जो अंडरलाइन करके जो क्वेश्चंस बन रहे थे जिनको लर्न करने के लिए कहा गया था वो भी आपने किए होंगे। आज हम आगे पढ़ेंगे, फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ रहे थे, हमने जाना कि भारत में कैसे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की जो है आवश्यकता महसूस हुई, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, असेंबली नियुक्त की गई, असेंबली बनाई गई। असेंबली बनाने के लिए 300 के आसपास जो हैं हमारे अलग अलग एरिया से जो है लोग चुनकर बिठाए गए, जिन्होंने हमारे पूरे भारत के संविधान को लिखा। इसमें 13 ड्राफ्टिंग कमेटी, झंडा समिति, इस तरह से 13 टोटल क्या बनाई गई थी, कमिटीज़ बनाई गई थी। मेन ड्राफ्टिंग थी जिसके जो हेड थे वो कौन थे, हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो फर्स्ट असेंबली हुई 1946 में हुई, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में बनके तैयार हुआ और 50 में लागू हुआ। उसके बाद हमने जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। हमने लेटेस्ट उदाहरण लिया नेपाल का। नेपाल जो है 1919 में जो नेपाल में 1990 में जो कॉन्स्टिट्यूशन लगाया गया उसके अंदर ये था कि नेपाल में किसकी सत्ता रहेगी, राजा की, यानी किंग जो है सुप्रीम रहेगा, वही सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुनेगा। यानी जनता जिनको चुन के भेज रही है वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, सारी पावर किसके हैंड में रहेगी, राजा के हैंड में। तो नेपाल में 1990 तक कौन सा सिस्टम था गवर्नमेंट का, मोनार्ची। क्योंकि आपने पढ़ा है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, गवर्नमेंट 3 टाइप की बनती हैं। एक डिक्टेटरशिप, तानाशाह होता है, एक मोनार्ची, राजशाही यानी राजा होते हैं, और एक डेमोक्रेटिक जहां जनता अपना लीडर खुद चुनती है। तो नेपाल ने लंबे संघर्ष के बाद जो है क्या किया, अपना नया संविधान बनाया जिसमें राजा की पावर को हटाया गया और जो लोगों के द्वारा चुने हुए मिनिस्टर्स होते थे उनको पावर दी गई ताकि वो लोगों के लिए काम कर सकें। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इसमें है, in country to have adopted a democratic form of government or polity, the constitution play a circular role in laying out certain important guidelines that govern decision making within the society। ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कहीं भी पॉलिटी मतलब राजनीति जहाँ की जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसके अंदर इम्पोर्टेंट गाइडलाइन दी होती हैं। गाइडलाइन का मीनिंग है कि इसमें लिखे होते हैं सिद्धांत कि आपको कैसे काम करना है पूरी। जैसे आपको पता होता है, कोई भी आप क्वेश्चन पेपर देखते हो तो उसमें लिखा होता है, इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं कि इतने क्वेश्चन दिए हैं, इतने करने जरूरी हैं, इतने में से इतने करने हैं, वो आपको समझ में आ जाता है। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट को किस प्रकार से काम करना है। अगर वो ढंग से काम नहीं कर सकती है तो क्या हो सकता है, अगर कोई नेता करप्ट है तो उसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हो सकती है। तो वो सारी गाइडलाइंस जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं, दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन द सोसाइटी। और जो शासन चलाने में, फैसले लेने में, डिसीजन मेकिंग मतलब कोई फैसला लेते हैं हम कुछ काम को करने के लिए, उसको लेने में मदद करता है समाज के लिए। तो संविधान के कारण ही जो लोगों का ठीक ढंग से रहन सहन हमारी समाज में पॉसिबल हो पाता है। इन ए डेमोक्रेसी के अंदर वी चूज़ आवर लीडर। डेमोक्रेसी यानी जहाँ गणतंत्र होता है, वी चूज़ आवर लीडर, हम अपने नेता को खुद चुनते हैं, सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन आवर बिहाफ। तो जब हम उन्हें खुद चुनते हैं तो उनको एक्सरसाइज का मीनिंग यहाँ आपकी जो आप कहते हैं ना कसरत करना, व्यायाम करना या योगा करना, ऐसा नहीं है। यहाँ एक्सरसाइज का मतलब है जो गवर्नमेंट के काम होते हैं, जैसे लोगों के लिए काम करना, भाई एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए स्कूल कॉलेज बनवाना, या आपकी हेल्थ फैसिलिटी के लिए हॉस्पिटल्स बनवाना, और सड़कें बनवाना, रोड बनवाना, कंस्ट्रक्शन करवाना रोडों का, फैक्ट्री वगैरह लगाना ताकि एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ये सारे काम गवर्नमेंट के होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि एक्सरसाइज से मीनिंग है यहाँ उनके काम से। ये जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है, गणतंत्र होता है, यानी जहाँ हम खुद अपने लीडर को चुनते हैं तो उनको हमारे लिए काम करने पड़ते हैं, ये उनकी जिम्मेवारी होती है। उन्हें हमारे बिहाफ में क्या चलाना होता है, देश का शासन चलाना होता है। क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। अब की बार अगर नेता ढंग से काम नहीं करेगा, लोगों से ढंग से बिहेव नहीं करेगा, उनकी बात को नहीं सुनेगा, तो अगले इलेक्शन में उसको हटा दिया जाएगा।
आगे देखिए, हावेवर देयर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी, हावेवर देयर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी दैट दीज लीडर माइट मिस यूज देयर अथॉरिटीज़। हाँ, ये भी संभावना रहती है। अब आप किसी को हाईएस्ट पद पर बिठा रहे हो, उसको पोस्ट दे रहे हो, तो उसके पास बहुत पावर हो जाती है। और ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी मतलब ये भी संभावना रहती है कि ये नेता जो हैं अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करें, यानी अपने फ़ायदे के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपने उसको पोस्ट दी है या जहाँ चुनकर उसे भेजा है, उसका मिसयूज़ भी तो कर सकते हैं। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड सेफ गार्ड्स अगेंस्ट दिस। और हमें इन नेताओं को जो हम पावर देते हैं उनका वो मिसयूज़ ना करें, उससे हमें कौन बचाता है? संविधान बचाता है। क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है, अगर नेता करप्ट है, कोई भी अपराध करता है, तो उसके लिए सज़ा जो है उसमें संविधान में बताई गई है। यहाँ तक कि इवन ऑल हम कहते हैं कि राष्ट्रपति हमारा सबसे फर्स्ट सिटीज़न होता है इंडिया का। अगर वो भी कोई गलत काम करे तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है उसकी भी क्या की जाएगी? जांच पड़ताल करके सज़ा दी जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि जब हम किसी को पावर देते हैं तो पावर का मिसयूज़ भी तो व्यक्ति कर सकता है। उसको गलत यूज़ करने से कौन रोकेगा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान रोकेगा। क्योंकि उसे पता है कि संविधान में ये बातें हैं, अगर आप कितने भी ऊँचे पद पे हो, अगर आप गलत कार्य करते हो तो उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी। आगे देखिए, दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रोस इनजस्टिस एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो। ये कह रहे हैं कि अगर इन पावर का मिसयूज होने लगे तो देखो, जहाँ पर कोई भी सत्ता में आपने बिठाया, प्रधानमंत्री जी को बिठा दिया, राष्ट्रपति जी को बिठा दिया, लेकिन वो जनता के लिए काम ना करके अपना फ़ायदे का काम करने लगे तो क्या होगा? अन्याय होगा जनता के साथ। और उसके खिलाफ फिर डेमोन्स्ट्रेटेड होता है कि विरोध करना, उसका विरोध भी किया जाएगा। तो देखिए, क्लासरूम की एक सिचुएशन है, यानी एग्जाम्पल दिया है कि क्लासरूम में किस तरह से बच्चे को कोई पावर दी गई। जैसे क्लास में मॉनिटर, नॉर्मली मॉनिटर को कहा जाता है, बेटा टीचर कहीं जा रहा है या कुछ काम है तो वो कहेगा बेटा आप थोड़ी देर देखना, मैं अभी आता हूँ। तो वो उसके पास पावर है, टीचर की एब्सेंट में उसके पास पावर है कि वो क्लास में उसको क्या करना है? सब बच्चों को देखना है। तो उस पावर का वो मिसयूज़ भी कर सकता है। तो देखिए कैसे एक बच्चे ने इसका मिसयूज़ किया। एग्जाम्पल से आप समझोगे कि लीडर्स भी कैसे इन चीज़ों का मिसयूज़ कर सकते हैं, यानी उनको जो पावर दी गई है उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए या किसी दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। देखिए, सुरेश इन द क्लास, सुरेश इज़ द क्लास मॉनिटर। सुरेश जो है क्लास का मॉनिटर है। ही इज़ ए बुली, बहुत झगड़ालू टाइप का लड़का है ये। हिज क्लासमेट्स आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिम। उसके क्लास के जो साथी हैं, क्लासमेट मतलब उसके साथ जो पढ़ने वाले हैं, उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते। फॉन्ड का मतलब पसंद करना, पसंद नहीं करते। मिसेस रॉय द क्लास टीचर हैज़ टू लीव द क्लास रूम ऑन सम अर्जेंट वर्क। मिसिज़ रॉय जो हैं वो उनकी क्लास टीचर हैं, यानी इंचार्ज हैं, और उनको किसी ज़रूरी काम से क्लास से बाहर जाना पड़ रहा है। शी आस्क सुरेश टू माइंड द क्लास। तो वो सुरेश से कहती हैं कि बेटा मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, आप मॉनिटर हो, आप क्लास का क्या रखना? ध्यान रखना। सुरेश स्टार्ट पिकिंग ऑन अनिल। सुरेश जो है उसने अनिल के साथ मतलब अपनी हरकतें स्टार्ट कर दी, क्योंकि वो मॉनिटर है और अनिल एक नॉर्मल लड़का है, उसके साथ पढ़ने वाला, वो बैठा हुआ है, तो उसको मॉनिटर की पावर मिली हुई है ना, तो उसकी वजह से वो उसको जानबूझ के तुम ऐसे कर रहे हो, कुछ कुछ बोलने लग जाए, इस तरह से उसे छेड़ने लग गया। तो अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेस राव। अनिल, आज मैं ना तुम्हारी शिकायत करूँगा मैडम से, मिसेस राव से। बट व्हाट हैव आई डन। तो अनिल कहता है कि मैंने किया क्या है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वैन मिसेस राव रिटर्न टू द क्लास। जब मिसेस राव वापस क्लास में आई, मैम वाइल यू वर अवे। मैम जब आप क्लास से बाहर थी, यू वर अवे मतलब यहाँ से आप बाहर थे, यानी दूसरे काम के लिए जब आप दूसरी जगह स्कूल में गए थे। अनिल कैप टॉकिंग लाउडली। तो अनिल जो है ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था, एंड डिस्टर्बिंग द क्लास, और क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था। ही वुड नॉट लिसन टू मी। और ये मैं लिसन मतलब नहीं सुन रहा था, मैं जो इसको कह रहा था कि चुपचाप बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, ये मेरी एक भी बात नहीं सुन रहा था। अनिल, यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे एंड राइट आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर 100 टाइम। अब टीचर ने सोचा कि जो ये सुरेश है मॉनिटर है, सही ही बता रहा होगा, तो टीचर ने क्या कहा अनिल से, बेटा आपको स्कूल के बाद यहीं रुकना है, यानी आपकी जो छुट्टी हो जाएगी उसके बाद रुकना है, और 100 बार
ये लिखना है कि मैं फिर कभी भी मॉनिटर की बात को नहीं टालूंगा, उसकी बात को मानूंगा। तो डिसओबे होता है किसी चीज़ को मना कर देना या ना मानना, अवज्ञा करना। तो वो कहती है टीचर कि आपने ये गलती की है कि आपने मॉनिटर की बात नहीं मानी, तो आप 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर की बात आगे से हमेशा मानूंगा, कभी भी उसकी बात को नहीं ठुकराऊंगा, मानूंगा, ऐसे 100 बार लिखना है। तो देखिए मॉनिटर की पावर उसको मिलने से उसने क्या किया, उसका मिसयूज़ किया। एक जिस बच्चे ने जो शैतानी की ही नहीं उसके लिए उसको पनिशमेंट दिला दी। तो ऐसा सेम हमारी गवर्नमेंट के साथ हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट में हम लीडर को जब चुन के भेजते हैं तो उसके पास सारी पावर होती है। अब वो लीडर के हाथ में है कि वो पावर का अगर मिसयूज़ करने लग जाए और उसके ऊपर कोई देख रेख करने वाला ना हो या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाला ना हो, तो फिर जनता का शासन समाप्त हो जाएगा। और वो देख रेख करने वाला कौन होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हमारा संविधान होता है, जो हमें प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है हमें सारे हमारे संविधान के कारण। अगर कोई लीडर गलत करता है तो हम कोर्ट से उसको पनिशमेंट दिलवा सकते हैं। बट मैम आई डिड नॉट डू एनीथिंग, परंतु मैम मैंने कोई चीज़ गलत काम नहीं किया था। तो इस तरह से देखिए उस बच्चे ने जो काम किया ही नहीं उसके लिए उसको पनिशमेंट मिल गई। ये होता है पावर का मिसयूज़ करना, गलत इस्तेमाल करना। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, अगर हम डेमोक्रेटिक मतलब जहाँ गणतंत्र होता है वैसी सोसाइटी की, वैसे समाज की बात करें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ्टन ले डाउन्स रूल्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो हमारा संविधान है उसके अंदर कुछ रूल लिखे हुए हैं। देखिए रूल से मीनिंग है, रूल से मतलब है कि जो नियम होते हैं। नॉर्मली आप नियम से ऐसे समझिए, आप स्कूल आते हो, स्कूल आने में आपके नियम होते हैं भाई, आपको इस यूनिफॉर्म में आना है, आपका स्कूल टाइमिंग 8 बजे रहेगा या 9 बजे रहेगा, इस टाइम आना है, आपकी स्कूल की बस स्टॉप पे इतने बजे आएगी, आपकी अटेंडेंस होगी, फर्स्ट पीरियड ये होगा, सेकंड ये होगा। तो सारे रूल रेगुलेशन ही तो होते हैं ये, जिससे आपका स्कूल स्मूथली चल पाता है। अगर मान लीजिए ये ठीक ढंग से ना हो रूल रेगुलेशन, तो क्या स्कूल ढंग से चल पाएगा? बिल्कुल नहीं चल पाएगा। फिर तो बच्चे को मन में आएंगे वो बच्चे करेंगे और टीचर्स के मन में आएगा वो टीचर्स करेंगे। तो यही है कि रूल रेगुलेशन से कोई भी चीज़ जो है, देश हो चाहे स्कूल हो चाहे परिवार हो, हर चीज़ अच्छे से चल पाती है। तो हमारा यहाँ गणतंत्र है, समाज में लोग अपने आप अपने लीडर को चुनते हैं। तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कुछ रूल बनाए गए हैं, दैट गार्ड अगेंस्ट दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स। और ये जो रूल्स बनाए गए हैं, ये मिसयूज़ यानी गलत इस्तेमाल करने से जो सत्ता है, जो उनके पास ताकत है, उसका गलत यूज़ ना कर पाएँ जो पॉलिटिकल राजनीतिक लीडर्स हैं, राजनीतिक जो नेता हैं, यानी पार्टी में नेता होते हैं अलग अलग, हर पार्टी होती है अलग अलग, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, अब देखिए बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस है। तो ये सारी बहुत सारी पार्टियां, इनके लीडर्स हैं, कभी इनकी सरकार होती है कभी उनकी सरकार होती है। लेकिन अगर इन पर कॉन्स्टिट्यूशन का दबाव ना हो तो ये अपनी पावर का मिसयूज़ कर सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जो इनको इसका मिसयूज़ यानी गलत इस्तेमाल करने से रोकता है। इन द केस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच, अगर हम बात करें भारतीय संविधान के बारे में, यू विल रीड मोर लेटर इन दिस चैप्टर, आप इसके बारे में ज़्यादा आगे इस चैप्टर में जानोगे। मैनी ऑफ दीज लॉज आर कंटेन्ड इन सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स, और आपको बहुत से ऐसे नियम हैं जो आपको प्राप्त हैं। जो देखो आपका जैसे बुक में पार्ट होते हैं, अब आप अपनी एसएस की बात करते हो तो आपकी हिस्ट्री अलग है, ज्योग्राफी अलग है, पॉलिटिकल साइंस अलग है। ऐसे ही संविधान में अलग अलग हिस्से बने हुए हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। मतलब किताब तो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की एक है, लेकिन उसमें पार्टीशन किया हुआ है अलग अलग। जैसे पार्ट 1 है, उसमें सिर्फ ये बताया कि इंडिया कैसा देश है, कैसी गवर्नमेंट होगी, कैसे स्टेट होंगे। अगर स्टेट कोई बड़ा स्टेट है उसमें से छोटा करना है, उसको अलग बनाना है, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बन गया, उत्तर प्रदेश में से उत्तरांचल हिमाचल ये बन गए, पंजाब में से हरियाणा बन गया। इनको अलग करने के पूरे रूल रेगुलेशन, हम नागरिक हैं, सिटीज़न हैं, हमें कैसे भारत के नागरिक बन सकते हैं, ये सारा आपका फर्स्ट पार्ट में मिलेगा। सेकेंड पार्ट में उससे आगे की बातें मिलेंगी। थर्ड में जो है आपको राइट्स, फंडामेंटल राइट मिलते हैं जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत में जब फ्रीडम फाइटर्स लड़ रहे थे हमारे यहाँ आज़ादी के लिए, तो भारत में उन लोगों को क्या दिया गया था, भारत के लोग ऊंच नीच जाति पाति पहले के समय में बहुत होता था, अमीर गरीब है, कोई रिच है कोई पुअर है, तो उनके बीच में भेदभाव होता था। बड़ा जो लोअर कास्ट होती थी बहुत बुरी तरह उनको ट्रीट किया जाता था। तो जब
हमारे लीडर्स ने ये देखा था कि भाई इतनी समस्या होती है, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, तो इसको दूर करने के लिए फंडामेंटल राइट नाम का जो एक भाग है, पार्ट है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है, जिसमें ना कोई जाति मायने रखती है, ना अमीरी गरीबी मायने रखती है, वो सबके लिए समान है। भारत में हर नागरिक समान है, आज़ाद है, जो करना चाहे कर सकता है। तो आप इस बुक में ही मतलब आगे जब अगली क्लास हम लेंगे तो उसमें हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी हमारा जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में पढ़ेंगे। डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑन द दलित राइटर? क्या आपको याद है जो एक पार्ट था अपना पिछले साल, दलित राइटर? दलित राइटर का मतलब है दलित वर्ग जो बोला जाता है, जो आप बाबा अम्बेडकर जी थे वो दलित वर्ग से ही संबंध रखते थे, जो उनको बोला जाता है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश जो वाल्मीकि हैं, एक्सपीरियंस इन स्कूल फ्रॉम योर क्लास 7th बुक। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस होता है अनुभव लिखा था, अपने स्कूल का अनुभव, यानी वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। आपने बेटा पिछले क्लास में पढ़ा था कि लोअर कास्ट को बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जाता था, वो अपर कास्ट के लोगों के साथ बैठ नहीं सकते थे, उनके कुओं से पानी नहीं भर सकते थे, वो टेम्पल में मंदिर में एंट्री नहीं कर सकते थे, उनको गाँव से बाहर अलग बस्ती में रखा जाता था। तो उन्होंने ये दलित वर्ग से ही संबंध रख रहे हैं, ये ओम प्रकाश जो है, इन्होंने अपना अनुभव बताया जो स्कूल टाइम में इनके साथ घटित हुआ था। इन दैट चैप्टर वी टॉक अबाउट इस चैप्टर में जो है हम बात करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव करना। ओम प्रकाश फेस्ड, जो ओम प्रकाश ने भेदभाव फेस किया यानी सामना किया, ही वॉज ए दलित, क्योंकि वो एक दलित वर्ग से संबंध रखता था। यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आप पढ़ोगे कि किस तरह से भारतीय संविधान गारंटीड द राइट टू इक्वेलिटी, किस तरह से हमें गारंटी देता है कि सभी भारत के नागरिक समान हैं। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि सभी भारत के नागरिक क्या हैं, समान हैं। समान है का मतलब अगर आप अपर कास्ट के हो, लोअर कास्ट के हो, या आप ज़्यादा रिच हो या पुअर हो, कैसे भी हो, कॉन्स्टिट्यूशन को, कानून को, नियमों को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्राइम करने वाला सेम रहेगा, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, पनिशमेंट सेम होगी। कोई जॉब निकली है तो उसके लिए गरीब भी अप्लाई कर सकता है और अमीर घर का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, उसमें आप समान हो, आपको कोई अधिकार आपसे ये छीन नहीं सकता। तो यही इसमें बताया गया है, टू ऑल पर्सन एंड से दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। इसमें बताया गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, किस आधार पर, धर्म के आधार पर, रेस प्रतिस्पर्धा के आधार पर, कास्ट जाति के आधार पर, जेंडर भाई बॉय हो गर्ल हो इस आधार पर, एंड प्लेस ऑफ बर्थ और जन्म के स्थान के आधार पर, कि भाई आप हरियाणा से करते हो, आप पंजाब से करते हो, आप राजस्थान से करते हो तो आप ये काम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। भारत में सब नागरिकों को समान अधिकार है, चाहे आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, सबको समान समझा जाता है। द राइट टू इक्वेलिटी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट टू इक्वेलिटी, समानता का जो अधिकार है एक हमारा मौलिक अधिकार है, गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है। देखिए अब आपने जो ये ऊपर सिचुएशन पढ़ी थी, इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आप अपने हिसाब से सॉल्व करके देखना। इन व्हाट वे इन द क्लास मॉनिटर मिसयूज हिज पावर, किस तरीके से क्लास मॉनिटर ने अपनी पावर का, अपनी जो टीचर उसको पावर देके गई थी कि भाई आप देखिए मेरी अब्सेंस में क्लास को, किस तरह उसका गलत इस्तेमाल किया, क्योंकि उसने अनिल ने कुछ किया भी नहीं और अनिल को पनिशमेंट दिला दी, इस तरह मिसयूज़ किया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज ए मिनिस्टर मिसयूज हिज पावर, किस ये स्थिति बताई हैं 3-4, इसमें आपको बताना है कि कौन किस स्थिति में जो मिनिस्टर है वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करेगा। देखिए, रिफ्यूज़ टू सैंक्शन ए प्रोजेक्ट ऑफ द मिनिस्ट्री फॉर साउंड टेक्निकल रीजन, threatens to send his security staff to rough up his neighbors, call up the police station asking them not to register a complaint is likely to be filed against his relative। देखिए, refuse to sanction a project of his ministry for sound टेक्निकल रीज़न, साउंड टेक्निकल रीज़न से कोई प्रोजेक्ट अगर रिफ्यूज़ कर दिया, इसमें कोई बात नहीं है भाई, किसी प्रोजेक्ट में अगर कोई गड़बड़ है तो उसको रिफ्यूज़ किया जाएगा, उसमें फिर से क्या किया जाएगा, सुधार किया जाएगा, तब वो लागू होगा। फिर है थ्रेटन्स टू सेंड हिज सिक्योरिटी स्टाफ टू रफ अप हिज नेबर्स, इसमें बताया है कि जो थ्रेटन्स होता है, धमकियाँ मिल रही हैं, तो उसने किसी व्यक्ति को, अपने पड़ोसी या उसके आस पड़ोस में कोई है या किसी व्यक्ति को
जो है धमकियाँ मिल रही हैं, तो क्या उसे वहाँ पर सिक्योरिटी भेजनी चाहिए? बिल्कुल भेजनी चाहिए। लेकिन थर्ड में कहा है कि पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके ये कह दे कि FIR दर्ज नहीं करोगे किसी के साथ, उसके रिश्तेदार ने कोई गलत काम कर दिया किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, तो रिश्तेदार के खिलाफ, जो नेता का रिश्तेदार है उसने गलत काम किया है और दूसरा व्यक्ति उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने जाता है और नेता कहता है कि रिपोर्ट मत लिखना, ये मेरा रिश्तेदार है, तो ये गलत यूज़ हो रहा है पावर का। क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि हम सब समान हैं, चाहे आप अमीर हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई आम आदमी हो, अगर आप गलत करते हो तो पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो है उसमें नेता क्या कर रहा है, अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है। बेटा यहाँ तक ये लेसन आपको रीड करना है, ये आपका आज का वर्क है। थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जिस बच्चे के पास बुक ना हो और फिर इसको आप रीड कर सकते हो आसानी से।